आज हम बात करने वाले हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। और आप सबको पता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब है। इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसपे वो ये बात करे कि डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे है और चाइना नेपाल में कहाँ कहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या चाइना के इन्फ्लुएंस से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं और क्या नेपाल इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर कर सकता है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, तो इंडियन मीडिया के इस रिपोर्ट को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले दिनों में इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात कैसे ठीक हो सकते हैं। क्या इन ताल्लुकात की खराबी के पीछे चाइना है? चाइना के कहने पे नेपाल इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करता है? इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो को करते शुरू। भारत के संदर्भ में नेपाल को हमेशा से एक साझे जोड़ीदार और छोटे भाई के रूप में देखा जाता है। दोनों देशों के रिश्ते इतने अच्छे हुआ करते थे कि लोग बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे के देश जा सकते थे। लेकिन हाल के कुछ समय में हमने इस रिश्ते को बदलते हुए देखा है। कभी नेपाल बॉर्डर पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है तो कभी भारत के अधीन आने वाले बॉर्डर्स के एरियाज पर भी अपना क्लेम कर देता है। आज जैसे यूक्रेन नाटो और रूस के बीच में एक बफर की तरह काम करता है, भारत और चीन के संदर्भ में भी नेपाल इतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा जानना बहुत जरूरी है कि वहाँ क्या चल रहा है और आखिर क्यों वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतने हावी हो चुके हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन बदलते हुए रिश्तों के बारे में तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे कई चीजों की वजह से रहे हैं, जिसमें हिंदुइज्म और कल्चर की सिमिलैरिटीज पर ज्यादा बात की जाती है। इसके अलावा भारत की प्रमुख भाषा हिंदी और नेपाली दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। साथ ही अगर आप यूपी नेपाल बॉर्डर पर जाएंगे या फिर बिहार की तरफ से जो बॉर्डर नेपाल को लगता है, वहाँ उनकी बोली भी लगभग एक जैसी है। साथ ही दोनों देशों के लोग आपस में शादी भी करते हैं, जिससे ये रिश्ते अनाधिकृत तौर पर और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि भारत की तरह नेपाल का चीन भी एक प्रमुख पड़ोसी है जो उस पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है। और चीन और भारत के बीच चलती आ रही कॉन्फ्लिक्ट में चीन भी हर संभव कोशिश करता है कि किसी तरह नेपाल को अपने खेमे में ले लिया जाए, ताकि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर नेपाल इन तीनों देशों के साथ मिलकर भारत को साउथ ईस्ट एशिया में अकेला कर दिया जाए। नेपाल बहुत वक्त तक अपना 2/3 कमर्शियल ट्रेड और 1/3 सर्विस ट्रेड भारत से करता आया है। साथ ही नेपाल की 1/3 फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत से ही आती है। लेकिन अब नेपाल खुद को भारत से आजाद करने पर लगा हुआ है और इस एक तरफा व्यापार की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए नेपाल ने भी भारत की तरफ अपने एग्रीकल्चरल ट्रेड को बढ़ाया है। और काफी वक्त से नेपाल ने भारत को बिजली सप्लाई करना भी चालू कर दिया है। नेपाल के इस तरह के डिसीजंस 3 बड़े कारणों के लिए, जिसमें से पहला तो यही है कि उन्हें समझ आ गया है कि भारत पर डिपेंडेंट रहना लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए फायदेमंद नहीं है। 2016 से पहले नेपाल के लोग जो भारत में काम करते थे वो बेझिझक अपने परिवार वालों के पास भारत से कमाया हुआ पैसा भेजते थे, जिसमें ज्यादातर कैश होता था। लेकिन जैसे ही भारत में नोटबंदी हुई, भारत के अलावा नेपाल में रह रहे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही वहाँ कैश बदलवाने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। इसने पहली बार उन्हें सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर किया। फिर जीएसटी के आने से भी ज्यादातर इनफॉर्मल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गया, जिस कारण नेपाल के कई छोटे बिजनेस को भी नुकसान हुआ और ये भी उनके भारत से दूर जाने की एक वजह बनी। दूसरा बड़ा रीजन जो था वो है चीन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। चीन ने पिछले कुछ सालों में नेपाल की इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। साथ ही चीन नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी काफी मदद कर रहा है, फिर वो चाहे नई रोड्स बनानी हो या फिर उन्हीं रोड्स में से होता हुआ पेट्रोलियम या बाकी एसेंशियल आइटम्स का ट्रेड। चीन इस वक्त नेपाल की इकोनॉमी में अपनी पकड़ बना चुका है। जहां 2019 में नेपाल का 30% एफडीआई भारत से आया, वहीं चीन का निवेश नेपाल की कुल एफडीआई का 40% था। इसके अलावा नेपाल ने इस साल इंडिया से ज्यादा चाइनीज फर्म्स को अपने यहाँ ट्रेड करने की परमिशंस दी थी, जिसके फलस्वरूप 2020 की पहली तिमाही में नेपाल का 90% एफडीआई चीन से ही आया था। और ये वो वक्त है जब सिर्फ चीन महामारी से गुजर रहा था और बाकी देश तब तक इससे बचे हुए थे। पैसे की पावर के अलावा चीन सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है। जहां नेपाल का कल्चर पहले से ही एक जैसा है, वहीं चीन इसे आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चीन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे नेपाल के लोगों को चीन के लोगों के साथ कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे। आज नेपाल में कई ऐसे स्कूल्स हैं जो चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन सिखाते हैं। इसके अलावा चीन का कम्युनिस्ट एंगल भी है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है और कुछ वक्त पहले नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जिस दौरान ये दोनों देश बहुत करीब आ गए थे। एक फंक्शन के दौरान जब शी जिनपिंग को बुलाया गया था, तब उनकी आइडियोलॉजी को दर्शाती एक किताब वहाँ की रूलिंग पार्टी ने अपने वर्कर्स को बांटी थी। वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खुले तौर पर चीन का समर्थन कर चुके हैं और भारत के कई मामलों में आंख दिखाने से भी नहीं चूकते हैं।
मसलन उनका वो बयान तो आपको याद ही होगा कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा तो हुए थे, लेकिन अयोध्या भारत में ना होकर नेपाल में। अयोध्या को नेपाल में बताकर ओली ने बुद्ध और राम दोनों को ही नेपाल से जोड़ दिया और दुनिया को संदेश देने की कोशिश की कि भारत से ज्यादा नेपाल का कल्चर स्ट्रांग है। इस नए आत्मविश्वास के पीछे चीन का समर्थन है, जो उन्हें हर मामले में अब मिलता है। अब इंटरनेशनल फोरम्स में अपनी बात रखने के लिए नेपाल को भारत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब उनके पास चीन के रूप में एक ऐसा दोस्त है जो न सिर्फ स्ट्रांग है पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है। हाल ही में महामारी के समय में भी चीन ने वैक्सीन देकर नेपाल की काफी मदद की थी, जिसने उनके रिश्तों को और ज्यादा मजबूत किया है। जहां चीन और नेपाल के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं भारत ने अभी अपना एक अपडेटेड मैप निकाला था, जिसने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास का कुछ हिस्सा भारत में दिखाया गया था। इस हिस्से को हमेशा से ही भारत ने कंट्रोल किया है, लेकिन नेपाल ने इस बार आपत्ति जताते हुए इसे अपना इलाका कहा और जवाब में अपना भी एक अपडेटेड मैप निकाल दिया। जहां पहले के समय में इस तरह की बातों का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता था, लेकिन यूं नेपाल का खुलेआम आपत्ति जताना और फिर एक अपडेटेड मैप लॉन्च कर देना एक हॉस्टाइल स्टेप की तरफ भारत में देखा गया है। इसके अलावा अब अपने बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट के थ्रू चीन अब एक ट्रेन तिब्बत के लहासा से काठमांडू के लिए भी चला रहा है। ये ट्रेन आने वाले सालों में एक्सटेंड होकर लुम्बिनी तक भी आ सकती है। ये भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लुम्बिनी का इलाका भारतीय बॉर्डर के काफी नजदीक है। अगर यहाँ पर भी चीन की मौजूदगी का होना सैन्य स्तर पर काफी लोगों को विचलित कर सकता है और एक नई तरह का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट फिर से पैदा हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के 2025 तक पूरे होने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर भारत को भी अपनी अप्रोच में तेजी लानी होगी। भारत ने भी नेपाल के साथ कई इसी तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, लेकिन परेशानी ये है कि उनमें से आधे बंद हो चुके हैं और आधे बीच में रुके पड़े हैं। भारत ने रॉ के इस वक्त के चीफ सामंत गोयल और आर्मी चीफ जनरल एम नरावने को भी नेपाल से रिश्ते सुधारने के काम में लगा रखा है और दिन ब दिन ये बफर स्टेट साउथ ईस्ट एशिया में भारत की सुरक्षा के लिए बड़े परेशानी बनता जा रहा है। महामारी के चलते नेपाल ने चीन और भारत दोनों तरफ से अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे, जिस कारण जो दोनों देशों के बीच फ्री बॉर्डर मूवमेंट होता था उसमें काफी कमी आई है। और अब रेस्ट्रिक्शंस के खुलने के बाद भी बात पहले जैसी नहीं रही है। क्या भारत और नेपाल के रिश्ते पहले की तरह हो पाएंगे या फिर हम नेपाल को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपको बॉर्डर पर होने वाली घटनाओं के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सबसे पहली बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब है। ये बात नहीं है कि खराब ही नहीं, ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है। इसमें बीच में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, मेन चीज यहाँ पे आती है कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में कितना है, ज्यादा है या कम है। देखिए, इंडिया नेपाल को देखो काम करता है नेपाल के साथ, सही है, बट चाइना जो है वो नेपाल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट देता है। अब अगर वो इंडियन मीडिया में हम देखते हैं तो इंडियन मीडिया ये कहता है कि चाइना नेपाल को ड्रैगन के जाल में फंसाना चाहता है, जबकि नेपाल वाले कहते हैं कि ये हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए और अपना फायदा लेने के लिए नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि नेपाल से जब चाइना का रेलवे लाइन बनेगा तो नेपाल से बहुत सारे काम वहां पे जाएंगे और वहां से काम यहाँ पे नेपाल में आएगा, तो दोनों ममालिकों के बीच में ताल्लुकात बेहतर होंगे। जबकि अगर हम इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात देखते हैं तो उसमें काफी बड़ी हमें प्रॉब्लम या खराबी देखने को ये मिलती है कि बॉर्डर डिस्प्यूट है। जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा तो हमें ताल्लुकात में बेहतरी कभी भी नजर नहीं आ सकती। यही चीजें जो बाकी ताल्लुकात को भी खराब करती है। मतलब कि अगर नेपाल इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाता है तो ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये मेरे नजर में है। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, हर 6-7 महीने बाद बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में एक नई वीडियो आ जाती है, या तो इंडिया वाले कुछ कह देते हैं या नेपाल वाले कुछ कह देते हैं, जिसकी वजह से फिर ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो अभी फिर खराब है। अभी नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने हमें धमकियां दी थी, जबकि इंडिया ने उस धमकियों को जो है वो मना कर दिया, कहा कि हम इन धमकियों इन इल्जाम को नहीं मानते क्योंकि हमने दी ही नहीं है। ये चीजें जो होती है वो बार बार आती है। अगर एक प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही आप सॉल्व कर देते हो, मिसाल के तौर पर इस तरीके से, जैसे कि अगर जिस टाइम पे बॉर्डर डिस्प्यूट निकल के आ रहे हैं उसी टाइम उसको सॉल्व कर दो, या अगर नेपाल कह रहा है कि हमें धमकियां दी गई तो नेपाल को उसी टाइम बात कर लेनी चाहिए थी, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो प्रॉब्लम उसी टाइम सॉल्व हो जाती। बट नेपाल ने भी इसमें कुछ नहीं कहा और इंडिया ने भी कुछ नहीं किया, तो तभी ये प्रॉब्लम जो है दोबारा बार बार आती है। अब नेपाल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, अभी आने वाले कुछ समय बाद या कुछ वक्त बाद ये दोबारा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब इंडिया के अंदर इलेक्शन होंगे या इलेक्शन में
नया प्राइम मिनिस्टर चुनेगा तब ये प्रॉब्लम दोबारा निकल के आएगी। और नेपाल में जब नया प्राइम मिनिस्टर 2.5 साल के बाद सेलेक्ट होगा तब भी ये प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो दोनों ताल्लुकात जो है ना फिर बार बार खराब होते जाएंगे। ना तो इंडिया के ताल्लुकात नेपाल के साथ बेहतर होंगे, ना नेपाल के ताल्लुकात इंडिया के साथ। चाइना नेपाल के ताल्लुकात बेहतर ही होंगे और तभी वो इंडिया वाले कहते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। तो जब ताल्लुकात ठीक होंगे तो इन्फ्लुएंस नेपाल का अंदर इंडिया के भी सही हो जाएगा और ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। वेल, अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देखी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।